नमस्कार, मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं राजनामा टीवी पर। आज हम मौजूद है ऑक्सीजन पार्क में और हमारे साथ है जयराम महतो जी, जो 1932 का त्यान आंदोलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हाँ शुरू। तो सबसे पहले आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से आज झारखंड राज्य की 3.25 करोड़ जनता को एक संदेश देना चाहेंगे कि आखिर झारखंड राज्य का गठन किस उद्देश्य के साथ हुआ था। कोई राज्य अगर नया बनता है तो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार कार्य करती है। लेकिन आज जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य का गठन हुआ था, चारों तरफ से सरकार, इससे पूर्ववर्ती सरकारें विफल नजर आ रही है। इससे पहले आज 8 महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग जहाँ जहाँ गए, सरंडा के अगर जंगलों में गए तो वहाँ अवैध रूप से वनों के लकड़ियों की कटाई हो रही है। अगर धनबाद के कोयला क्षेत्र में गए तो अवैध रूप से अरबों का कोयला का कारोबार किया जा रहा है। कल गुमला क्षेत्र से आए, वहाँ बॉक्साइट का अवैध कारोबार चल रहा है। यानी चारों तरफ से झारखंड का लूट चल ही रहा था। इसी बीच एक बहुत बड़ी साजिश, गहरी साजिश, सोची समझी साजिश के तहत भाषाई अतिक्रमण, ये आंदोलन जो इसका आगाज ही हुआ था भाषा को लेकर, आज पुनः हम लोग फिर वहीं आकर खड़े हो गए। भाषाई आंदोलन, कोई भी राज्य बनता है उस राज्य का सृजन का आधार होता है। आज अगर भारत देश की बात करें तो 1953 में सबसे पहले 2 राज्य आमने सामने आए थे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु तमिल भाषा के लिए सुरक्षित किया गया और आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के लिए। यानी भारत का जो पहला राज्य बना अलग हिंदुस्तान बनने के बाद, वो भाषा के आधार पर ही बना था। यानी भाषा का महत्व होता है। 1960 में फिर 2 बड़े राज्य आपस में टकराते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। उस समय बॉम्बे राज्य हुआ करता था। बॉम्बे राज्य 2 भागों में बढ़ जाता है, एक महाराष्ट्र बनता है और एक गुजरात बनता है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े स्पष्ट कहते हैं कि जो नए राज्यों का गठन किया गया उसका मैक्सिमम आधार था भाषा, संस्कृति, परंपरा। उसी उद्देश्य के साथ अलग झारखंड राज्य बना था कि यहाँ की भाषाओं को संरक्षित किया जाएगा, यहाँ की संस्कृति को विशेष संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन चूंकि राज्य बनने के बाद यहाँ के हुक्मरान रहे या फिर यहाँ सरकार में बैठे लोग रहे, उन्होंने केवल अपनी सुनी, इस राज्य की कोई सुधि लेने का प्रयास नहीं किया। आज उसी क्रम में मैं सबसे पहले जो भी भाषाएं ऐड की गई है उन भाषाओं का एक भाषा के नाते सम्मान करता हूं। भोजपुरी हो, मगही हो, उर्दू हो, अंगिका हो, एक भाषा के नाते मैं सम्मान करता हूं। लेकिन वो भाषाएं मेरे राज्य की नहीं है, अतः मैं अपने राज्य में अंगीकृत अभिक्षेत्रीय और मातृभाषा के रूप में मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे राज्य का निर्माण ही हुआ था, यहाँ के लोगों के तबके के जो नीचे हैं उन्हें विकास करना है, उसमें भाषा भी महत्वपूर्ण आधार होती है। जिस प्रकार कश्मीर में सेव लगता है, किंतु वही सेव अगर हम तमिलनाडु और केरल की माटी में लगाने जाएंगे तो वहाँ फिट नहीं बैठता है। यानी मिट्टी के अनुसार फसल लगते हैं, मिट्टी के अनुसार भाषा का सृजन होता है। और झारखंड राज्य की माटी में भी बहुत सारी भाषाओं ने जन्म लिया है, जिनमें कई जनजातीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद वर्तमान में जो परिस्थिति देख रहे हैं भाषाई अतिक्रमण को लेकर, लगातार बिहार और यूपी राज्य की भाषाओं को, कभी कभी बंगाल की, कभी उड़ीसा की भाषाओं को यहाँ थोपने का प्रयास किया जाता है। इससे क्या होगा कि झारखंड की संस्कृति पतन होगा। और किसी भी व्यक्ति को अगर समाप्त करना है तो बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, उस व्यक्ति को लाठी, डंडे और हथियार से ना मारिए, उसकी भाषा, संस्कृति और साहित्य से मार दीजिए, वो इंसान, वो समाज स्वतः नष्ट हो जाएगा। तो स्पष्ट झारखंड को नष्ट करने का प्रयास चल रहा है। इसीलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से झारखंड की जनता जनार्दन तक संदेश देना चाहेंगे कि आज आप लोग एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़े। नहीं तो आने वाले दिनों में हमें एक अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को अपने स्वयं अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने नष्ट होते हुए देखना होगा। किसी भी इंसान को अगर दमन करना है तो बहुत सारे चीजें होती है, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो 3 चीजों में उसको डैमेज कीजिए। राजनीतिक डैमेज कीजिए, सांस्कृतिक डैमेज कीजिए, आर्थिक डैमेज कीजिए, वो इंसान, वह समाज, वह राज्य स्वतः नष्ट हो जाएगा। राजनीतिक डैमेज हम लोग नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारी आबादी है, हमारे विधायक चुन के जा रहे हैं, हम लोग राजनीतिक डैमेज नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये लोग लगातार सांस्कृतिक डैमेज कर रहे हैं, भाषाई छेड़छाड़ कर रहे हैं, आर्थिक डैमेज हम लोग हो चुके हैं। आज अगर सांस्कृतिक डैमेज होता है तो कहीं ना कहीं हमारा पतन होगा। पहली बात मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, एक राजनीतिक व्यक्ति जब वो बात करता है तब वो हिंदू, मुसलमान, जाति, धर्म पर बात करने से बचता है। लेकिन हम लोग आंदोलनकारी है, हम लोग हर विषय पर लॉजिकली बात करना चाहेंगे। सबसे पहले उर्दू की बात करें, आप किसी भी मधु मंसूरी की बात करें या फिर हमारे नागपुरी कलाकार मजबूल खान की बात करें, उन्होंने नागपुरी भाषा में गीत गाया है। यानी उर्दू राष्ट्रीय भाषा है। यदि राष्ट्रीय भाषा को क्षेत्रीय भाषा आप साबित करने में लगे हैं तो फिर कुड़माली, संथाली, मुंडारी, इसको अभी नेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं 1952 में जो पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश भी बना था, उस समय एक बहुत बड़ा हेडलाइन छपा था कि धर्म पर संस्कृति की विजय। इंटरनेशनल न्यूज बना था कि धर्म पर संस्कृति की विजय। यानी दोनों पक्ष मुसलमान थे, लेकिन भाषा के आधार पर 2 देश का निर्माण हुआ था। यानी भाषा का महत्व होता है, भाषा संस्कृति का आधार होता है।
ठीक उसी प्रकार भोजपुर क्षेत्र की भाषा है, भाषा का हम सम्मान करते हैं। अंग की भाषा अंगिका है, मगही मगध क्षेत्र की भाषा है, हम उस भाषा का सम्मान करते हैं। लेकिन जो लोग, यह भी सत्य है कि रांची, धनबाद, बोकारो में भोजपुरी बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है वे लोग प्रवासी हैं, और प्रवासी लोग काम करने के उद्देश्य से आते हैं, वे व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। उनको यहाँ इस क्षेत्र में उनको भाषा, उनकी संस्कृति को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे लोग गुजरात में रहते हैं, हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं। वे लोग एक प्रवासी के तौर पर वहाँ कार्य करने के लिए जाते हैं, किंतु उनकी भाषा का संरक्षण वहाँ नहीं दिया जाता है, और ये सही है। और तो कब तक ऐसा चलता रहेगा और किसको आप दोषी मानते हैं, कौन जिम्मेदार है इसको लेकर? कुछ जिलों में हटा भी था, जिन भाषाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उर्दू, उड़िया और बंगाली ये तो हटा ही नहीं, क्योंकि उसके बारे में, उसको लेकर आप लोग का जो विरोध था उस तरह का नहीं था। विरोध नहीं, देखिए सबसे पहला बात है कि ये आंदोलन 2 जिलों से प्रारंभ हुआ था। अगर पूरे राज्य के लोग इस आंदोलन से कनेक्ट होते तो सभी भाषाएं हटती। उसके बाद जैसे उड़िया का जो मामला आता है, फिर बंगला का मामला आता है, चाहे अन्य भाषाओं का मामला आता है, वो बॉर्डर होता है। बॉर्डर की सीमा पर अगर अन्य राज्य भी हैं और इधर झारखंड, उधर अगर बंगाल है, तो निश्चय ये सीमावर्ती जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दायरा आएगा, वहाँ के लोग इस राज्य की भाषा को बोलेंगे और इस राज्य के लोग उस राज्य की भाषा को बोलेंगे, तो उसके आधार पर स्थानीय भाषा तय नहीं होती है, उसकी हवा बहती है। तो ठीक उसी प्रकार चूंकि ये धनबाद बोकारो से आगाज हुआ था, तो वहाँ पर माने मगही और भोजपुरी को लेकर विशेषकर लोग काफी उबाल में थे, क्योंकि वह क्षेत्र बंगाल से सटा हुआ है, वहाँ तो भोजपुरी और मगही का सवाल ही नहीं बनता है, तो इसलिए काफी जोरदार विरोध हुआ था। सरकार बैकफुट पर आई थी, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद आज सबसे पहले धन्यवाद कि झारखंड की तमाम मीडियाओं का, क्योंकि अभी तक ये नेशनल न्यूज नहीं बन पाया, जबकि लोग लगातार 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आंदोलन के लिए इतनी भूमिका निभाई और आपके माध्यम से इस आंदोलन को गांव-गांव तक हम लोग ले जाने में सफल हुए हैं। तो निश्चय ही सरकार कहने का मतलब है, मैंने स्पष्ट कहा है कि सरकार बेशक राज्य के लोग चला रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो मुखट्टा बनकर खड़े हैं वो अन्य राज्यों के हैं। चाहे मैं खुलकर बात करता माननीय सुप्रियो भट्टाचार्य हो या श्रीमान पिंटू श्रीवास्तव हो, उनका आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है, ना उन्होंने कभी जेल की यातना सहा है, ना कभी उनके बदन पर कोई लाठी चला है। तो वे लोग इस राज्य का मर्म को नहीं जानेंगे। यह राज्य वे लोग जानते हैं जिन्होंने अपने परिवार का, अपने सुख अमन चैन का कुर्बानी दिया है, उसके बाद राज्य मिला है, तो वे लोग बेहतर जानते हैं कि राज्य की क्या स्थिति होनी चाहिए। अच्छा, अभी राज्य में जो चल रहा है, जो परिस्थिति है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राज्य की परिस्थिति निश्चय ही बहुत विकट परिस्थिति है। खासकर मैं कोयलांचल के क्षेत्र से आता हूँ। वहाँ हाल ही 4 दिन पहले एक रात को हम लोग क्रॉस कर रहे थे, देखे मैंने प्रशासन के सहयोग से 10 अवैध कोयला की गाड़ी को मैंने पार किया गया जीटी रोड में। तो चारों तरफ से लूट मची है और इस पर सरकार की कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बन रही है, और सरकार की हिस्सेदारी के कारण स्थानीय प्रशासन भी मौन है और चुपचाप धड़ल्ले से लगातार इस राज्य को लूटने में सब तमाशा देख रहे हैं। इसीलिए राज्य के युवाओं को संदेश यही होगा कि राज्य आपका है, यह राज्य का निर्माण आपके लिए हुआ है, आप किस प्रकार इस राज्य के भविष्य का निर्धारण करते हैं ये आपको तय करना होगा। नहीं, वो बात सरकार आप लोग में ध्यान दे रही है कि अपनी राजनीति के हालात पे ध्यान दे रही है, मेरा सवाल ये है। वो सवाल वो है, देखिए, सरकार यदि उथल पुथल में है तो भाई स्पष्ट है ये सरकार उसके लिए दोषी है। सरकार उथल पुथल क्यों है, इसके लिए सरकार दोषी है। सरकार की नीति नियमावली दोषी है। तो सरकार को अपने विषयों पर काम करना चाहिए। राज्य की 3.25 करोड़ जनता को उन्होंने विश्वास के साथ चुनकर आने का काम किया था। उन्हें उनके हित के लिए, उनके रक्षार्थ हेतु नियम बनाने चाहिए थे, लेकिन ये नियम बनाती है 10वां 12वां पास करने वाले मजाक का विषय बन के रह जाता है। हमने भी मामा घर से मैट्रिक पास किया है, तो क्या मेरे मामा घर वाले लोग मुझे वहाँ जमीन प्रदान करेंगे? कतई नहीं करेंगे। तो फिर 10th और 12th वाले यहाँ से कैसे झारखंडियत की मान्यता को प्राप्त करेंगे? तो सरकार कहीं ना कहीं नीति नियम, अटपटा नीति नियम बना रही है, जिसका इस राज्य के विधि व्यवस्था से, इस राज्य की उन्नति से कोई सरोकार नहीं। जिस तरह से सरकार अपना छत्तीसगढ़ जाती है बचाने के लिए, कभी छत्तीसगढ़ जाती है तो कभी खूंटी जाती है। राज्य की जनता अहोपहो में है कि हो क्या रहा है। राजनीतिक संकट को लेकर जो चीज चल रही है उस पर आपसे टिप्पणी चाह रहे हैं लोग। देखिए, राजनीतिक संकट तो निश्चय ही चल रही है। एक सरकार बचाने में है, दूसरा पक्ष सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाने में। और ऐसी परिस्थिति में देश को सबसे पहले आज सिर्फ राज्य की बात नहीं की थी, पूरे भारत देश में लोकतंत्र जो चयनित होकर जो विधायक संसद चुनकर जाते हैं, यह व्यवस्था कहीं ना कहीं मजाक बन रही है। जबकि हमारी अनुसूची 10 में दल बदल का कानून है, उस कानून को मजबूती करने की आवश्यकता है। आज संसद को सोचना चाहिए। वास्तविकता है कि आप जिस दल के साथ चुनकर जाते हैं, आपको उस दल में बरकरार रहना है।
अगर आप उस दल को छोड़कर अन्य दल का विधायिका को ग्रहण करते हैं तो उसके पहले आपको इस्तीफा देना होगा, फिर आप अन्य दल से जाके चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्थाएं मजबूत ना होने के कारण आज वास्तव में लोकतंत्र का पतन होता हुआ दिख रहा है, राज्य में ही नहीं भारत देश में। तो लोकतंत्र के पतन को अगर फिर से उन्नत करना है तो आपको इन विषयों पर सोचना होगा और इन विषयों पर कानून बनाने होंगे। रहा सवाल राज्य का, राज्य निश्चय ही आज एक टीम है जो चाहती है कि सरकार को बचा के रखें, एक टीम चाहती है सरकार को हटाकर सरकार बनाए, लेकिन पिसने का काम लगातार जनता कर रही है और लगातार जनता शोषित हो रही है। नहीं तो 40% खनिज देने वाला राज्य आज हिंदुस्तान का बहुत सुंदर राज्य होता। अच्छा, सीएम कौशल विकास योजना कैसे देखते हैं आप? जिस तरह से लड़कियां रोते बिलखते काम कर रही है तो कुछ को रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए, सामने प्रमाण है आपके पास, 10 लड़कियां आई हैं 2 दिन पहले। कौशल विकास योजना जब अखबारों के पढ़ने से या फिर सामने कोई बात करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो धरातल पर जाता है तो उसके बहुत दुष्परिणाम सामने आते हैं। बहुत सारे हमारे बीच नजदीक के छात्रों ने उस पर प्रशिक्षण लेकर जुड़ने का कार्य किया था, लेकिन अंततः उन्हें निराशा ही लगी। तो कहीं ना कहीं ऐसी योजनाएं जिनमें योजनाएं धरातल पर आती हैं लेकिन उसका मैक्सिमम फंडिंग ऐसे लोगों के पास जाता है जिनका ऐसे कोई सरोकार नहीं होता है। बड़ा दुख का विषय है। हमारे राज्य की बहनें जो इस राज्य को छोड़कर जाती है, एक नौकरानी बनने तक की जिद के लिए वो दिल्ली चली जाती हैं और यही हमारा राज्य 40% खनिज देने वाला। दूसरी ओर केरल कर्नाटक से कोई बहन आती है वो डॉक्टरनी नर्स बनकर आती है। तो कहीं ना कहीं इस पर राज्य को सोचना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था हो चाहे अन्य व्यवस्था हो उसमें महिलाओं को कुछ आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए ताकि उनकी उन्नति हो। एक प्रश्न है, कुछ दिन पहले यहाँ मोराबादी में जयराम महतो जी को धन्यवाद देता हूं अपने मूल्य समय देने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि 1932 खतियान लागू करने के लिए चल रही आंदोलन अब फिर से गर्मा चुकी है। अब देखना यह है कि सरकार आगे क्या करती है। आप देखते रहे राजनामा टीवी पर। धन्यवाद।